जातकों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इष्ट देव के बारे में। हर लग्न कुंडली में विभिन्न भावों के माध्यम से इष्ट देव हमें क्या संदेश देंगे, और ये चर्चा आज आ पहुंची है मिथुन राशि में। जी हाँ, मिथुन राशि में हमारे इष्ट देव विभिन्न भावों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और उन संदेशों को समझकर हमें वो कौन से उपाय हैं जिसको करके हम अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी प्रथम भाव से लेकर 4th भाव तक। हमने देखा कि कैसे विभिन्न भावों के माध्यम से शुक्रदेव, जो कि हमारे इष्ट बनते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। और हमने ये देखा कि 4th हाउस में, मातृभाव में, हमारे शुक्रदेव नीच के होके हमारे सभी पॉजिटिव, हमारे योग कारक तत्व को नष्ट करके हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं, मारक हो जाते हैं। हमने इस पर भी चर्चा की कि वो कौन से उपाय हैं जिनको हम करके इष्ट देव यानी कि शुक्रदेव के मारक तत्व को कम किया जा सकता है। हाँ, कम किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया है कि मारक, कोई भी ग्रह जो मारक होता है वो 100% मारक नहीं होता है, और कोई भी ग्रह अगर योग कारक होता है तो वो 100% योग कारक नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी रेमेडी या पूजा पाठ करते हैं तो हम उसके जो रिजल्ट होते हैं, मारक तत्व होते हैं या योग कारक, ग्रह के योग कारक तत्व होते हैं, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी विद्वान, पंडित या एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बता रहा है, कोई रेमेडी बता रहा है, अगर उसने ये चीज मेंशन नहीं की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी प्लैनेट की कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे के लिए कर रहे हो या उसके बुरे तत्व को शांत करने के लिए कर रहे हो, तो हमें ये पता होना चाहिए भली भांति कि हम चाहे कितनी भी रेमेडी कर लें, मारक तत्व अल्टीमेटली आपको वो मारक तत्व 10% 5% पे आके रुक जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो 100% उसके मारक तत्व आप खत्म कर लेंगे रेमेडीज के द्वारा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे। यहां पर हम इतिहास खोल के बैठ के उस पर चर्चा करने के लिए नहीं है, उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, या अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको कुछ बेहतरीन और कुछ लाइव एग्जांपल्स दूंगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो कि चतुर्थ भाव में नीच के होते हैं, और उनके उपायों को हम किस तरीके से करके हम उनके मारक तत्व को, उनकी नीचता को कम कर सकते हैं, और हम उनके योग कारक तत्व, क्योंकि चौथा हाउस बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर बैठा है जिसके ना होने के वजह से हमारा जो जीवन है वो त्रस्त हो सकता है, जिसके वजह से हमारे जीवन में वैभव की कमी आ सकती है। क्योंकि भूमि, भवन, मकान, माता, ये सब चीजें एक वैभव का प्रतीक है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर आप चाहे कितने एजुकेटेड हो या कुछ भी हो, आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, आपको उसमें कमी ही लगेगी। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आपके सोचने समझने की शक्ति बिगड़ सकती है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं तो इतना काबिल हूं लेकिन उसके बाद ही मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे 5th हाउस। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू कॉस्मिक जर्नी। मैं यहां हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अगर हमारे शुक्रदेव 5th हाउस यानी कि संतान भाव में आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि 5th हाउस किस चीज का प्रतीक है। वो कौन सी चीजें हैं जो 5th हाउस से देखी जा सकती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो 5th हाउस हमें देता है, प्रदान करता है अगर वो एक्टिव है तो। 5th हाउस संतान सुख, प्रेम, प्रवास, शिक्षण, आर्थिक लाभ और यश, भविष्य। अब आप देखिए कि कितनी सारी चीजें 5th हाउस के साथ में रिलेट करती हैं। 5th हाउस अगर आपका एक्टिव होगा तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और वही अगर 5th हाउस चीज नहीं एक्टिव होगा या नेगेटिव हो जाएगा तो इन्हीं सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम आएगी। यही सारी चीजें जो आपको पॉजिटिव वे में मिलनी है, आपका भविष्य जो संतुलित रहना है, आपको आर्थिक लाभ होना है, इसी में ही कमी आ जाएगी। आर्थिक लाभ आपको नहीं होगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स खराब होंगे, आपके संतान आपके फेवर में नहीं होंगी, तो इसी के उल्टे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। अब आप सोचिए कि जो भी चीजें 5th हाउस से रिलेट कर रही हैं, अगर इसमें से एक भी चीज आपके जीवन में इधर से उधर होती है तो आप विचलित हो जाएंगे, आप त्रस्त हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि जातक की जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी कुंडली में जो त्रिकोण है उनको एक अलग से वेटेज दिया गया है, और जो केंद्र है उसका अलग वेटेज है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो 5th हाउस में मेजर क्राइटेरिया को कवर किया है। अगर आपके पास सब कुछ है,
धन है, यश है, वैभव है, सब है, और आपकी संतान ही नहीं है, या संतान है, संतान लायक नहीं है, या संतान लायक भी है मगर आपके उसके साथ पटरी नहीं खाती है, आपके उसके साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ जातक इसमें क्या करते हैं, कुछ जातक क्या करते हैं कि अपनी जैसे उनके संतान के साथ में रिलेशन खराब है तो उनको बोर्डिंग भेज दिया, या वो खुद अलग हो गए, या उसको उठा के किसी दूसरी शहर या कंट्री में भेज दिया, वहां पे उसकी एजुकेशन हो रही है। तो ये क्या है? ये संतान सुख में कमी है। क्या ये संभव नहीं है कि संतान आपके साथ रहते हुए भी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके? या ये संभव नहीं है कि अगर आपकी संतान जहां पे पढ़ रही है कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि आप भी वहां पे जाके अपनी संतान को देख सके और उचित मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि अनुभव तो आपके पास भी है ना। तो ये चीज आपको समझनी होगी, आपको ये देखना होगा। अगर आपको कोई चीज चाहिए, कोई भी चीज जो आपको विचलित कर रही है, ये जरूरी नहीं है। हर जातक की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे जो अगर उसे नहीं मिले तो वो उससे ज्यादा विचलित होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसे नहीं मिले तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब ये आप अपने आप को टटोलिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए कि वो कौन सी चीजें हैं कि आपकी जिंदगी में नहीं है और जिसकी वजह से आप विचलित हैं, परेशान हैं। आडंबरों में मत फंसिए कि आजकल की भागम भरी जिंदगी में लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा के पीछे भाग रहे हैं, तो आर्थिक सुरक्षा ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जातक जिनके पास आर्थिक सुरक्षा है उसके बाद भी वो परेशान है, क्योंकि उनका जो गोल था वो आर्थिक सुरक्षा थी ही नहीं, वो भटक गए थे। वो उन्होंने देखा कि आर्थिक सुरक्षा के ऊपर पूरी दुनिया भाग रही है, मेजर लोग भाग रहे हैं, तो उनका भी वही टारगेट था। लेकिन जब उनको मिला तो उनको वो पीस नहीं मिला। तो आपको वो पीस तलाशना है। आपका पीस किस चीज में है? आपका पीस जिस चीज में होगा, अगर आपने उसे ढूंढ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी का मोटिव क्या है। आपके प्लैनेट अपने आप अलाइन होने लगेंगे। अगर आप किसी विद्वान से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को नहीं कंसल्ट करवाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम परेशान क्यों हैं, कई सारे सवाल आते हैं जब हमारी चीजें नहीं होती हैं, तो आप देखिएगा, अपने आप को टटोलिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में परेशानियां आई हैं। देखिए अपने रिश्तों को, देखिए अपनी चीजों को, देखिए अपने आसपास के लोगों को, कहाँ समस्या है। अगर आपको लगे कि कुछ रिश्ते जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, तो बस वो रिश्ते ठीक कीजिए। और अगर आपको लगता है जिन रिश्तों से आपको परेशानी आ रही है आप उनके बिना रह सकते हैं और आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़िए उन रिश्तों को, क्योंकि वो रिश्ते ही आपकी जिंदगी में जहर बने हुए हैं। आप उनको छोड़ेंगे, आपके प्लैनेट अलाइन होने लगेंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्रों की तरफ भागते हैं, क्या वो आपके पसंदीदा वस्त्र नहीं थे? क्या वो जैसे हम पुराना भोजन एक समय पे हमें कुछ पसंद होता है खाने में, दूसरे समय पे हमें कुछ पसंद आता है एक सर्टेन एज के बाद में, तो क्या सोचा कभी आपने विचार किया है कि 10 साल पहले या 2 साल पहले मुझे खाने में ये पसंद था लेकिन अब मुझे उसमें ज्यादा रुचि नहीं है, अब मुझे इसमें ज्यादा रुचि है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ ना, क्योंकि उस समय के प्लैनेट जो एक्टिव थे वो अलग थे, इस समय जो एक्टिव है वो अलग है, क्योंकि पर्सनालिटी तो आप वही है ना। ऐसे भी बहुत से जातक देखे गए हैं कि जिनकी बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, बल्कि उनका जो टेस्ट था, उनकी जो पसंद थी वो सेम ही रही है। तो फिर यहां पे ये तो नहीं कहा जा सकता है ना कि परिवर्तन होता ही नहीं है। परिवर्तन भी होता है और परिवर्तन जरूरी भी है, और कहीं कहीं कुछ कुछ केसों में परिवर्तन मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि हमें हमारा गोल शुरुआत से ही मिल गया होता है। ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं। हमें आडंबरों में नहीं फंसना है, हमें अपने साथ बायस नहीं होना है। हमें यह देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। क्या हम उससे दूर हो सकते हैं? क्या हम उससे अगर दूर होते हैं तो हमें कोई तकलीफ होगी? अगर आपका जवाब आता कि हाँ, तो कीमत कोई भी चुकानी पड़े आप उस चीज को ठीक कीजिए। और अगर जवाब आता है ना, तो बिना सोचे समझे उससे दूर होइए। आप देखिएगा कि जैसे ही आप ये बड़ा डिसीजन लेंगे, आपकी जिंदगी अलाइन होने लगेगी, आपकी जिंदगी ट्रैक पे आने लगेगी। जी हाँ, ये मैं हर जातक को बोलता हूं कि आपको डिसीजन लेना। हमें इस जिंदगी में भगवान ने सिर्फ एक ही चीज दी है, डिसीजन।
और कुछ नहीं। हमारा भाग्य भगवान के हाथ में है, हमारे कर्म हमारे हाथ में। हमारे कर्म क्या है? हमारे कर्म वो नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं। हमारे कर्म है डिसीजन। आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं, आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। यह आपका कर्म है, यह आपका चुनाव है। आपके चुनाव ही कर्म है। लोग कर्म के मामले में भी कंफ्यूज रहते हैं। कर्म वो नहीं है कि हम सुबह उठते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, या हम अपने बिजनेस व्यवसाय पे जाते हैं, या हम जो भी काम करते हैं, गृहिणी है तो अपने घर का कार्य निपटाती हैं। कर्म वो है नहीं, वो कर्म नहीं है, वो जरूरत है। कर्म है चुनाव। हम क्या चुनते हैं? आपने सुना होगा, आपने भगवत गीता भी सुनी होगी, आपने रामचरित्र भी सुना होगा। उसमें क्या है, आप अगर देखेंगे ना तो सार निकल के आएगा चुनाव। हम जो चुनते हैं हमें वो मिलता है। वो आपने कहावत सुनी है ना कि जैसी संगत में रहेंगे आप वैसे होंगे, जैसा खान पान खाएंगे आप वैसे बनेंगे। क्या है वो? चुनाव। आपके सामने 2-3 चीजें हैं, आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको ज्यादा तवज्जो देंगे? उसी को देंगे ना जिसका तालमेल आपके साथ बैठ रहा होगा। हर चीज में यही होता है। तो अपने इस चीजों को पहचानिए, अपने चुनाव को ठीक कीजिए। जब आप अपने चुनाव को ठीक करेंगे ना, आपके प्लैनेट भी अलाइन होने लगेंगे। आप उनके संदेशों को समझ पाने में समर्थ होंगे। हम क्या करते हैं, हम बायस्ड हो जाते हैं, हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। जी हाँ, इन्फ्लुएंस्ड, कि भाई इसके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। और जो हमें चाहिए, जिसके पीछे हम भाग रहे थे, उससे हम भटक जाते हैं। क्या क्या कारण होता है? प्रॉब्लम आती है फिर। अब अगर हमारे शुक्रदेव, जो हमारे इष्ट देव है मिथुन राशि में, वो 5th हाउस में बैठेंगे तो क्या करेंगे? 5th हाउस मतलब त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में अगर बैठेगा तो आपको संतान सुख, यश, भविष्य, आर्थिक सुरक्षा से रिलेटेड चीजों को अच्छा करेंगे। यहां से शुक्रदेव 7वीं दृष्टि 11th हाउस में डालेंगे। 11th हाउस क्या? विश फुलफिलमेंट का। जो भी आपकी इच्छाएं आती हैं उसको फुलफिल करना। अब आप समझिए, मैं अभी क्या कह रहा था आपको, आपकी इच्छाएं, अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, गलत जगह इन्फ्लुएंस्ड हैं और आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे ये चीज चाहिए, मिलेगी वो, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है वो अलाइन है, वो पॉजिटिव है, वो योग कारक है। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी होंगे, उसके कुछ परिणाम आएंगे जो भविष्य में आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे की, संतान सुख है ना 5th हाउस का मालिक, 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखेंगे कि आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहे हैं, आपके प्रेम संबंध अच्छे जा रहे हैं, आप आर्थिक सुरक्षा के लिए आपने बहुत सारे एसेट्स वगैरह बना लिए हैं। लेकिन वही देखेंगे, वही एसेट्स कभी कभी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। वही संतान आपके लिए पीड़ा का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इष्ट देव के संदेशों को समझा ही नहीं। आप इन्फ्लुएंस्ड होकर डिसीजन लेते जा रहे हैं। इसी इन्फ्लुएंस की वजह से हम अपनी जिंदगी और अपने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो यकीन मानिए, आपके पास में कितना भी बड़ा विद्वान हो या कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो जिसको सारी चीजें समझ में आ रही हो, या आप अपनी काउंसलिंग तक करा लीजिए, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं, मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, तो आप काउंसलिंग कराने आते हैं। वहां पे भी अगर वो कोई समझाएगा ना, तो वहां पे भी आप अपने आप को सही साबित करने का तर्क वितर्क करेंगे। नतीजा, क्योंकि आपने अपनी उस नेगेटिविटी को इतना एक्टिव कर दिया है कि वो जो पॉजिटिविटी है, जो योग कारक तत्व है, आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए जो कोशिश कर भी रहे ना, आप उनको ही दबाते चले जाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से कई बार कहा है कि हर जगह दिमाग लगाना जरूरी नहीं होता है। लालच, बताया था आपको, लालच जरूरी नहीं होता। ये भी तो एक प्रकार का लालच ही है ना। हम इन्फ्लुएंस होकर अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो लालच ही है ना, कि हमें उस चीज से रिलेटेड चीजें चाहिए। लेकिन आप ये थोड़ा सा ज्यूम कीजिए, देखिए कि अगर वो चीज मिल जाती तो क्या आपको वो मानसिक शांति मिलेगी? क्या वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आप चाह रहे थे? अगर आपका जवाब हाँ है, गो हेड। और अगर आपका जवाब ना है, कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए, क्योंकि प्राइमरी जो चीज है, जो प्राथमिकता आपको देनी चाहिए, वो है मानसिक शांति, सेटिस्फेक्शन को। बाकी सारी चीज सेकेंडरी है। पैसा, रिश्ते, सब सेकेंडरी है। ये सब चल के वापस आएगा आपके पास में। पर आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने इष्ट देव, अपनी कुंडली को समझना है। हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता है, वो होते हैं 0.1% लोग दुनिया में। लेकिन आप उन 1.1% में है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं तो इसी रिगार्डिंग बात करूंगा कि आप उस 0.1% में नहीं है।
जो कि मेजर लोग हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कैसे, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सुख प्रदान कर रही हैं। भूल जाइए, बहुत लोग हैं जो बिल्कुल जिंदा दिल रहते हैं, जिनको कुछ परवाह नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बिल्कुल डिसीजन लेते हैं, वो फ्री रहते हैं, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, डजेंट मैटर। आप देखेंगे कि अब आप बात भी करते हैं, ये चीजें आजकल बहुत आम हो गई, देखने को मिलती हैं कि यार उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसको ये चीज चाहिए नहीं थी फिर भी उसको ऐसी मिल गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चीज समझ चुका है और वो चीजें होती चली जा रही हैं। अब हमारे 5th हाउस के योग कारक तत्व को और अच्छे से एक्टिव करने के लिए हमें वो कौन सी रेमेडी है जो करके हम अपने योग कारक तत्व को बढ़ा सकते हैं, अपने शुक्रदेव के रिजल्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हमें हर शुक्रवार को शुक्रदेव की आरती करनी है, साथ ही साथ हमें सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ क्यों करना है, कभी आपने समझा? सुंदरकांड जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो 5th हाउस जो कि मंगल देव या हमारे हनुमान जी या मैं यूं कहूं कि इस कुंडली में जो हमारे मंगल देव मारक हो रहे हैं, उनके तत्वों को शांत करेंगे, साथ ही साथ हमारे शुक्र देव को इनहेंस करेंगे। और जब आपके मंगल देव स्ट्रांग होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। जैसा मैंने बोला कि डिसीजन, आपकी कुंडली में जो डिसीजन मेकिंग प्लैनेट है, जो डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिव डिसीजन, नेगेटिव डिसीजन, तो आपको ये चीज समझना होगा कि वो प्लैनेट का अहम रोल है। आप चाहे कितने भी बड़े बुद्धिजीवी क्यों ना हो, आपका सर्किल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और अगर आपको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो आप यकीन मानिए आपके पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, वो एक स्टेज पे आकर खत्म ही हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको डिसीजन लेने की क्षमता है और आप सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं, तो यकीन मानिए ये सारी चीजें घूम फिर के किसी भी वे में आप तक पहुंचेंगी। मैटर ये नहीं करता है कि आप उसको पाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये सारी चीजें मैजिक है, जिसको लक बोलते हैं, अपने आप होंगी। अब अगर हमारे शुक्रदेव षष्ठम भाव यानी कि शत्रु भाव में आकर बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी प्लैनेट अगर 6, 8, 12 में आकर बैठ जाता है या फिर पीड़ित हो जाता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव या मारक हो जाता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि शत्रु भाव यानी कि षष्ठम भाव हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या देता है, क्या देने की क्षमता रखता है। तो छठा भाव होता है हमारे रोग, ऋण, शत्रु, शरीर व्याधि, शोक, मामा, नौकर चाकर, साले बहनोई, इन सारे रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये समझिए कि आपका षष्ठ भाव जो है वो या तो एक्टिव नहीं है या तो वो पीड़ित है। और अगर शुक्रदेव छठे हाउस में आके बैठ जाते हैं तो ये घर पीड़ित हो जाएगा, तो वो आपको योग कारक तत्व तो नहीं देंगे, इस घर से रिलेटेड आपको नकारात्मक या गलत रिजल्ट ही देंगे। अब ऐसी कंडीशन में जातक का जीवन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जैसे कि मामा, साले, बहनोई, जहां पे आपको नमन करना ही करना है। अगर ये रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है ये समस्या आपकी मानसिक समस्या तक बन सकती है। अब जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां से हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, तो अगर हम उनको छोड़ सकते हैं तो हमारे लिए वेल एंड गुड है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जहां पे हम कुछ रिश्ते नहीं छोड़ सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। अब अगर यहां से हमारे शुक्रदेव अपनी सातवीं दृष्टि 12th हाउस में डालेंगे तो 12th हाउस किस चीज का है? हमारे खर्चों का है। तो खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। हमारे अगर जातक बाहर जाने की कोशिश करता है तो ये है कि अगर जातक बाहर जाके कमाने की कोशिश करता है तो वहां से उसको फायदा जरूर होगा, लेकिन बाहर जाने में उसको व्याधियां आएंगी। इतनी आसानी से वो क्विट नहीं कर पाएगा, वो अपनी कंट्री को नहीं छोड़ सकता। अगर वो बाहर जाके सेटल होता है तो यही शुक्रदेव उसको अच्छा रिजल्ट देंगे। एक और चीज कि अगर कोई भी ग्रह पीड़ित या नेगेटिव हो या मारक हो, तो अगर हम उसके मारक तत्व से रिलेटेड उपाय करते हैं या मारक तत्व से रिलेटेड चीजों को ठीक कर लेते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे कि 6th हाउस मामा, साले, बहनोई, इन सब रिश्तों को से रिलेट करता है, जेल यात्रा तक कराता है, लिटिगेशन फंसाता है। तो अगर कोई जातक कोई टेढ़ा काम करता है तो उसमें उसको फायदा हो सकता है। लेकिन टेढ़े काम का मतलब टेढ़े तरीके से नहीं, टेढ़ा काम सही तरीके से,
या अगर कोई जातक का कोई ऐसा रिलेशन जैसे कि मामा, साले, बहनोई कोई टेढ़े हो या उनका समाज में अपमान हो, जिसको समाज ने छोड़ दिया हो, जैसे होते हैं ना कि हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो अपमानित होते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिसमें समाज और उनके रिश्तेदार उन्हें बहिष्कृत कर चुके होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं लिस्ट से बाहर कर दिए होते हैं। आप उनके साथ संबंध रखिए, देखिएगा आपके वो प्लानेट आपको अच्छा रिजल्ट देने लगे। आपको वो जो इंसान है वो समाज में चाहे उसकी छवि कोई भी हो, चालाक की हो या फिर आपसे पैसा ले लेता हो, आपको रिटर्न नहीं करता हो या हड़प लेता हो, कुछ भी कर लेता हो, चोर हो, डाकू हो, कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान आपको फायदा देके ही जाएगा, वो इंसान आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। मारक तत्व ऐसा नहीं है कि वो मारक तत्व आपके लिए हमेशा मारक होगा। आपको यह समझना चाहिए कि वो मारक का उसका क्राइटेरिया क्या है, और अगर आप उसके ही हिसाब से चलेंगे, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका फायदा कहां पे है और आपको चीजें चाहिए क्या। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, कभी कभी हम अच्छी और गलत दोनों चीजों को एक साथ पाना चाहते हैं। अब जब हम एक साथ ऐसा काम करेंगे तो हम फंसेंगे, लेकिन अगर हम अच्छी चीजें अच्छे तरीके से और गलत चीजें भी अच्छी तरीके से लेना चाहेंगे, सही तरीके से करके, तो ऐसा नहीं है कि हमें वो फायदा नहीं देगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे कोई आपका रिश्तेदार हो तो आप भी उसके साथ उन एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाइए या उसके उस कुकर्मों में लिप्त हो जाइए। नहीं, हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की। अगर आप सोचिए कि अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई दोस्त जिससे आप संबंध बना के रखते हैं और उसके साथ उस तरीके के जो काम होते हैं उसमें लिप्त नहीं होते हैं और वो बस आपके घर में आके बैठता है, तो क्या होगा? दो तरीके की छवि बनेगी। एक तो वो छवि बनेगी कि यार उसका ये रिश्तेदार या ये दोस्त जो कि समाज जिसको बहिष्कृत कर चुका है वो उनके घर में आके बैठता है। एक सर्टेन टाइम के बाद में, क्योंकि समाज क्या है, समाज भी हमारे प्लानेट के बिहेव के हिसाब से काम करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस या कुछ और भी लोग हैं जो जिनके चरित्र में दाग लगा हुआ है, उनके खिलाफ समाज नहीं बोल पाता है। क्योंकि प्लानेट है ऐसे। अब आप बोलेंगे उनके पास में ताकत है, उनके पास में पैसा है, अगर हम बोलेंगे तो उनके पास वो लोग हमारा दमन कर सकते हैं, समन कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी पावर रखते हैं और वो जेल में चले गए हैं, उनको लोगों ने मार दिया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वो सिचुएशन क्या है। एक सर्टेन समय के बाद में अगर आपका वो रिश्तेदार या वो दोस्त आपके घर में आके बैठता है तो आपसे लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते होंगे या आपके साथ कुछ बुरा करना चाहते होंगे, वो सोचेंगे कि नहीं, इसको नहीं टच करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, कि उसका एक ऐसा दोस्त या एक ऐसा रिश्तेदार है जो खतरनाक है, जो गलत चीजों में लिप्त है, वो हमें प्रॉब्लम दे सकता है। डर। तो मैंने बोला ना कि हर एक चीज का अपना एक महत्व है, लालच का अपना महत्व है, डर का अपना महत्व है। बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि उसको यूज कैसे करना है। तो मारक तत्व की अपनी ब्यूटी है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसका यूज कैसे करना है। कुछ लोग, कुछ विद्वान या कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं जो इस चीज को नहीं समझते हैं या वो समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो जातक है वो नहीं समझते हैं, तो वो उस चीज को गलत क्राइटेरिया में ले आते हैं और फिर वो उन सारी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। उन्होंने बस एक शब्द बोल दिया कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। वो डिटेलिंग करते ही नहीं है कि वो भैया वो कौन सा गलत काम अगर समाज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार जिसको समाज ने, जिसको आपके रिश्तों ने बहिष्कृत कर दिया है, आप उनके साथ में समय गुजार रहे हैं, आप उनको अपने घर में बुला रहे हैं या उनके घर में जाके बैठ रहे हैं, तो ये भी तो गलत काम ही है ना। लेकिन इसमें किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है ना, बस ये चीज आपको समझनी है। कुछ जैसे होते हैं ना आवारा जानवर जो लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, लोग उसके पास में जाने से डरते हैं। जैसे कोई कुत्ता है, आपको डांट रहा है, सॉरी आपको काट रहा है, लोग उससे डर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, आपको 6 हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको समझना है कि आपको वो कौन से काम करने हैं, मारक तत्व, जिसको आप कन्वर्ट करके योग कारक तत्व में ला सकते हैं। तो देखा आपने कि 6 हाउस में जो हमारे योग कारक शुक्रदेव हैं वो हमें कैसे बुरे रिजल्ट देते, कैसे हमारे लिए मारक हो जाते हैं। और आपने ये भी समझा कि कैसे हम अपने मारक तत्व को योग कारक तत्व में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एक्शंस और अपने चुनाव के माध्यम से। अब अगर हमारे शुक्रदेव
जो कि योग कारक होते हुए भी छठे घर में आके पीड़ित हो गए हैं, मारक तत्व का मारक होके हमको रिजल्ट दे रहे हैं, उनको सही करने के लिए, उनके मारक तत्व को कम करने के लिए हमें वो कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। तो हमें हर शुक्रवार को शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए और उसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शुक्रदेव के मारक तत्व को कम कर पाएंगे और उनके योग कारक तत्व को बढ़ा पाएंगे। साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना, छठा हाउस से हम शत्रुओं को भी देखते हैं। जब आप ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूं इसको कंटिन्यू करते हैं टिल लाइफ, तो आप देखिएगा आपकी कुंडली में एक योग बन जाएगा, शत्रुहंता। यही शुक्रदेव जब पॉजिटिव वे में आएंगे तो आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बनाएंगे। फिर आपको शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपसे शत्रुता करेगा, देखिएगा वो या तो आपसे बोल नहीं पाएगा, और अगर आपसे बोलेगा, आपका अपमान करने की चेष्टा करेगा, तो देखिएगा कि उसका अपमान उसको ही, वो अगर आपका 10% अपमान करेगा, 20% करेगा, तो उसको उसका डबल झेलना पड़ेगा। एट द लास्ट सिचुएशन ऐसी आएगी बिना आपके कुछ किए कि उसको आपसे हार माननी पड़ेगी। मैटर ये नहीं करता है कि वो आपसे कितना बली है और कितना निर्बल, वो कितना भी बली क्यों ना हो, सिर्फ ये चीज इस चीज से देखी जाएगी कि आपके शुक्रदेव कितने बली हैं और कितने योग कारक हो चुके हैं। और ये वो कितने योग कारक होंगे ये आपकी पूजा बताएगी, ये आपका नमन बताएगा, ये आपका समर्पण बताएगा जो आप शुक्रवार को करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपके लग्नेश की स्थिति ठीक हो और वो डिग्री वाइज बली हो। जब आप ये दोनों सिचुएशन आपकी लागू होगी आपकी कुंडली में, तो आप देखेंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये फलीभूत होगा ही होगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अब अगर हमारे शुक्रदेव सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। विवाह भाव क्या, विवाह भाव पति पत्नी, वैवाहिक सुख, साझेदारी, पार्टनरशिप, हमारे पूर्व जन्म का धन, चेहरे की चमक, आकर्षण, यश, अवशेष को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपका 7th हाउस नेगेटिव हो गया या इसमें किसी ऐसे ग्रह जो कि मारक है या फिर राहु केतु की दृष्टि आ जाती है या फिर राहु केतु खुद आके बैठ जाते हैं, तो ये घर पीड़ित हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में जो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, पति पत्नी, वैवाहिक सुख, पार्टनरशिप, चेहरे की चमक, पर्सनालिटी और पूर्व जन्म का धन, यश, अपयश जैसी चीजें में आपको हानि होगी। अब इन सारी चीजों से अगर आपको फायदा लेना है तो आपको देखना होगा कि आपके शुक्रदेव यहाँ पर पॉजिटिव अवस्था में बैठे हो और यहाँ पर किसी भी मारक ग्रह या फिर राहु केतु की दृष्टि नहीं आ रही हो। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे शुक्रदेव डिग्री वाइज बली हो और हमारे लग्नेश जो कि बुध देव बनते हैं वो भी किसी अच्छी जगह पे प्लेस हो, यानी कि वो 6, 8, 12 में ना हो और वो डिग्री वाइज बली हो। हाँ, ये बात अलग है कि लग्नेश के ऊपर अगर कोई दृष्टि आती है तो इतना बड़ा असर शुक्रदेव पर नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो बुध देव हैं जो कि हम इस कुंडली के लग्नेश बनते हैं वो 6, 8, 12 में ना हो और डिग्री वाइज बली हो, अस्त ना हो। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया कि बुध देव जो कि सूर्य देव के पैरेलली आसपास ही चलते हैं वो अस्त पाए जाते हैं अधिकाधिक कुंडलियों में। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर अस्त होते हैं तो उसके भी कुछ उपाय है, अगर आप वो करते हैं तो आप वो अस्त बुध देव जो हैं उनको आप बलि कर पाएंगे, जीवित कर पाएंगे। यहां से बैठे हमारे शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न में देखेंगे तो जातक की पर्सनालिटी को बोल्ड बनाएंगे, जातक आकर्षक होगा, जातक पूर्व जन्म में जो उसने धन संचित किया होगा वो उसको किसी ना किसी माध्यम से मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो धन आके चल के मिलेगा, नहीं, वो धन अगर उसने किसी को दिया होगा तो वो उसको यहाँ मिले। होता ना कि अगर मुझे किसी भी समय पे कोई पैसों की जरूरत है तो कोई आके मेरी मदद करके चला गया, या मेरे पास जॉब नहीं है या हमें बिजनेस करना है तो कोई आके हमें मदद करके चला गया। कभी आपने देखा होगा कि हमारी 10 रुपए की चीजें तो हमें कोई ऐसा ग्राहक मिल गया, वो 10 रुपए की चीज हमें 20 रुपए की हमसे लेके चला गया। तो आप ये सोचते हो कि हमने आप उसको बेवकूफ बना दिया, नहीं, आपने उसको बेवकूफ नहीं बनाया, वो धन आपके पास आना था। क्योंकि आज के समय में बेवकूफ कोई नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ ही क्यों ना हो, इतनी अकल सब रखते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई प्लैनेट उसके पीछे है, कोई ना कोई हाउस उसके पीछे है। अब आपको ये देखना है वो कौन सा हाउस एक्टिव है। अगर आप ये भी जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में वो कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो एक्टिव हैं, जो आपको अच्छा कर रहे हैं, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी चीजों को आपको खराब नहीं करना है, उसको नेगेटिव नहीं करना है। ये सारी चीजें जानना बहुत आसान है। आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सा हाउस किन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि मैं बताता चल रहा हूं, और कौन सा प्लैनेट कौन सी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आपकी जो भी कुंडली है, आप बस कॉपी और पेन उठाइए, अपने अपनी कुंडली को देख, अपनी कुंडली बनाइए, अपनी कुंडली देखिए, और जो भी जिस भी प्लैनेट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं उस हर एक चीज को लिखते चलिए। आगे चल के मैं हर, जैसे मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली में सारे 9 प्लैनेट्स की पोजीशन पर चर्चा करूंगा। तो धीरे धीरे करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में जो 9 प्लैनेट है वो कहां बैठे हैं और वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं, और वो कौन सी रेमेडीज है जिसको आप फॉलो करके अपने जीवन को ट्रैक पे ला सकते हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई भी हाउस हमारे लिए अच्छा दे रहा है तो वो हमारे लिए नेगेटिव होने पर हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है, हमें कितना मेंटल प्रेशर और कितना स्ट्रेस दे सकता है, हमारी जिंदगी को कितना त्रस्त व्यस्त कर सकता है। आपको इन सारी चीजों को ध्यान देना है। लग्न में दृष्टि डालते ही शुक्रदेव आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना देंगे। जातक सुंदरता की तरफ आकर्षित होगा। जातक की चाल ढाल को भी 7th हाउस से देखा जाता है, और अगर यही चीज शुक्रदेव अगर पॉजिटिव अवस्था में बैठे होंगे तो जातक की चाल ढाल बिल्कुल मतलब यूनिक होगी, अच्छी होगी, यूनिक होगी। जैसे बोलते हैं ना कि लोग मॉडल बन सकते हैं। मॉडल क्या है? मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग है आपका अटायर, मॉडलिंग है आपकी पर्सनालिटी, आपकी चाल ढाल। आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी चाल अच्छी नहीं है, आप मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे। ये पूरा मॉडलिंग एक ऐसा पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो शुक्रदेव के से रिलेट करता है। आप एक्टिंग कीजिए, आप एक्टिंग में आपकी चाल ढाल का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बस आपकी एक्टिंग स्किल्स देखी जाएगी। मगर मॉडलिंग ही एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपका अटायर से लेके आपकी बॉडी, पर्सनालिटी, आपके हेयर, आपकी आईज, आपकी स्पेशली आपकी चाल देखी जाती है। जातक एक सफल मॉडल बन सकता है अगर उसकी कुंडली में बुध देव और शुक्रदेव अच्छी स्थिति में बैठे हो तो। अब आप वो कौन सी रेमेडी है जिसे करके आप यहां पे शुक्रदेव के योग कारक तत्व को बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी ऐसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, सूक्ष्म दृष्टि पड़ रही है, तो वो सूक्ष्म दृष्टि को के जो नेगेटिव या पीड़ित फल हैं उसको कम कर सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन शुक्रदेव की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने 6th हाउस में भी यही सेम रेमेडी बताई है। उस 6th हाउस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम शुक्रवार को करना है, लेकिन 7th हाउस में ये काम आपको प्रतिदिन करना है, क्योंकि 7th हाउस बहुत सारी चीजों का है। 7th हाउस है आपके पति पत्नी का, वैवाहिक सुख का। अब आप सोचिए कि अगर ये कुंडली जातक की है या फिर जातिका की है और उसके वैवाहिक सुख में समस्या आ रही है, या फिर उसके पार्टनरशिप में उसका कोई व्यवसाय है जिसकी वजह से उसको मजबूरी में किसी भी वजह से उसको पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप करने की कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हो, इस वजह से पार्टनरशिप कर रहा हो सकता है वो पार्टनरशिप इस वजह से करना चाह रहा हो कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, उसके पास वो स्किल्स नहीं है, वो उसने ऐसे बंदे को पार्टनर बनाया है जिसके पास वो स्किल में वो उसकी महारत है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो और कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर आपका प्लैनेट, आपके देव आपके साथ में, आपके फेवर में है, तो वो इंसान आपका बुरा होते हुए भी अच्छा ही करेगा। और वो इंसान अगर वो फेवर में नहीं है तो वो इंसान चाहे कितना ही अच्छा हो, वो दुनिया में सबका अच्छा करेगा, लेकिन वो आपका एट लास्ट बुरा करके ही जाएगा। आपके मन में एक ये सवाल छोड़ जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप ये सवाल अपने आप से पूछिए, उस बंदे से या उस जातक से या उस जातिका से मत पूछिए जिसने आपके साथ ऐसा किया है। और अपने आप में, अपनी कुंडली में टटोलिए, देखिए कि भाई ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। सबसे पहले जब आप सवाल खुद से करेंगे और खुद में झांक के देखेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। जवाब की उम्मीद आप सामने वाले से मत रखिए। सामने वाले को आप बस समझा सकते हैं, उसको समझ में आना या नहीं आना ये उसके ऊपर है। तो देखा आपने कि अगर हम 7th हाउस से रिलेटेड रेमेडी करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शुक्रदेव की पूजा, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी कि शुक्रदेव की पूजा आपको हमेशा पहले करनी है। ये नहीं कि सहस्त्र नाम का विष्णु सहस्त्र नाम का आपने पाठ कर लिया और उसके बाद शुक्रदेव की पूजा की, नहीं, आपको शुक्रदेव की पूजा पहले करनी है, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा कि 7th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसमें वृद्धि होगी, उसमें पॉजिटिविटी आएगी, उसके योग कारक तत्व तो बढ़ेंगे। और कहीं अगर सूक्ष्म वे से अगर आपका 7th हाउस पीड़ित हो रहा होगा तो वो भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इसमें 7वीं दृष्टि आ रही है या राहु केतु आके खुद बैठ जाते हैं या शनिदेव आके बैठ जाते हैं और इस घर को पीड़ित कर देते हैं, तो उसके अलग रेमेडीज हैं। जब मैं अदर प्लैनेट्स की बात करूंगा हर हाउस के बारे में, तब मैं उसकी रेमेडी आपको बताऊंगा।
फिलहाल आप शुक्रदेव की अगर आप ये रेमेडी करते हैं और खाली शुक्रदेव अगर आपके 7th हाउस में बैठते हैं तो आप देखिएगा आपको 7th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। अब अगर हमारे शुक्रदेव 8th हाउस यानी कि तंत्र भाव में आके बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? तंत्र भाव हमारे शोक का, अनीति का, नपुंसकता का, मृत्यु का, भ्रष्टाचार का, तंत्र मंत्र का भाव होता है। तो अगर जातक का ये वाला हाउस अगर नेगेटिव या मारक हो गया, यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे शुक्रदेव आके मारक हो जाते हैं तो हमें इन सारी चीजों के बुरे परिणाम मिलेंगे। और ये आपने देखा होगा कि इस हाउस में जितनी भी चीजें हैं सब गलत चीजें हैं। अब अगर यहाँ पे अगर कोई भी जातक व्यवसाय कर रहा होगा या जॉब कर रहा होगा तो उसकी चरित्र में लांछन आएगा कि वो भ्रष्टाचारी है। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसको जेल यात्रा हो जाएगी, और अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो उसके ऊपर ये एलिगेशन आएगा कि वो भ्रष्टाचारी है। उसका रुझान तंत्र मंत्र की तरफ बढ़ेगा। तंत्र मंत्र ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र गलत है, तंत्र मंत्र करके बहुत सारे लोग अपने आप को सिद्ध कर लिए हैं। जो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तंत्र मंत्र सीख के अपनी कुछ चक्रास, कुछ एनर्जीज को एक्टिव किया और वो समाज के भलाई का काम कर रहे हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो सब चीजें कैसे होती हैं, लोग कुछ चीजें जान जाते हैं, लोग कुछ चीजें बोलते हैं और वो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको पता है, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है लेकिन वो कुछ बोलेंगे और वो हो जाएगा। वो क्या है? वो यही चीज है, वो 8th हाउस ही है जहां से उन्होंने कुछ एनर्जीज को एक्टिव कर रखा है। हो सकता है ये भी देखा गया है कुछ कुंडलियों में प्लैनेट की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कुछ उनके पूर्व जन्म की एनर्जीज हैं, कुछ उनके पूर्व जन्म की ऐसी शक्तियां हैं जो इस जन्म में चैनलाइज होकर आई हैं। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का पता नहीं चलता है कि वो चीजें क्या है। अब उन्होंने कोई चीज ऐसी कर दी और वो हो गई। ये चीज किसी के साथ में इतनी फ्रीक्वेंट होती है कि इन जनरल उन्होंने बात बोल दी और वो हो गई। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक मंथ या कोई स्पेसिफिक तिथि या कोई स्पेसिफिक ओकेशन ऐसा होता है, उन्होंने ऐसी चीज बोल दी या वो कर दी और वो हो गई। जिसको ये चीज रियलाइज हो जाती है वो उस चीज को फ्रीक्वेंट करना स्टार्ट कर देता है। कभी भी आप देखिएगा कि आपकी अगर कोई चीज हुई है तो देखिएगा कोई ना कोई वो स्पेसिफिक तिथि या कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, स्पेसिफिक जोन होगा जिसमें आपने वो चीज की होगी और एग्जीक्यूट हुई होगी। बहुत सारे, लेकिन इन जनरल क्या होता है, लोग लेट भी कर देते हैं कि नहीं हो गया होगा। 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है, होता है, वो एक अलग चीज है। 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है और होता है, लेकिन इन जनरल अगर फ्रीक्वेंट वे में अगर किसी के साथ में हो रहा है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में 3-4 बार हो रहा है, आप कोई चीज सोच रहे हैं और वो चीजें हो रही हैं आके, तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको उस हाउस से रिलेटेड जो आपकी एनर्जीज हैं, जो आप पास्ट बर्थ से लेके आए हैं, उसको आपको इनएक्टिव नहीं करना है, उसको आपको अपमान नहीं करना है, आपको उसको पहचानना है, आपको उसको रखना है, आपको उसको प्लीज करना है ताकि वो छोड़ के आपको ना जाए, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी मदद कर सकती है। अगर आपका कोई अनहित करना चाहता है पीछे से तो वो एनर्जी आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप ट्रैक से भटक रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी मदद कर सकती है। आपके ईस्ट को मनाने के लिए आपकी वो एनर्जी मदद कर सकती है। आपके परिवार में अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी मदद कर सकती है। आप अपने व्यवसाय या आप अपनी नौकरी में अगर आपको दिक्कतें आ रही है या लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी मदद कर सकती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, आप इसको लेट भी कर देते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये बस यूं ही हो रहा है, अगर आप ये इस तरीके का थॉट भी लाते हैं ना, तो ये थॉट उस एनर्जी का अपमान है। और जब भी आप किसी का अपमान करेंगे तो वो चीज आपके साथ में नहीं टिकेगी। आपको अगर इस चीज को समझना है तो आप इस भांति समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त या कोई मित्र या आपका कोई रिश्तेदार आपका भला कर रहा है और आप उस भलाई को आप ये बोलते हैं कि भाई ये चीज मैंने की और ये चीज ऐसे हो गई, आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो वो एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, फिर कहेगा चलो छोड़ो, ये बंदा तो एहसान फरामोश है, ये जातक तो एहसान फरामोश है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने या फिर उसके पूरे क्रेडिट को खुद को ले लिया कि भाई मैंने मेहनत की थी इसके लिए, इस वजह से ऐसा हुआ। आपकी मेहनत हो सकती है लेकिन आपका भाग्य नहीं हो सकता है। आपको चलाने के लिए आपकी बहुत सारी चीजें, क्या आपको पता है कि आपके पीछे आपके लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपके पीछे आपके शत्रु आपके लिए खड्डा खोदने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? नहीं पता है ना। आपको पता है कि आज आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं आप उसमें पास होंगे या नहीं होंगे? क्या आपको ये पता है कि आज उस एग्जाम में क्या आएगा वो आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा? आप ये श्योर है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहेगा? आपके पास में 10 मिनट पहले की भी श्योरिटी नहीं है। आप इस चीज को भी क्लेम नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़े बुद्धिजीवी हों, आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो भी 10 मिनट पहले पढ़ा है वो आपको 10 मिनट बाद याद रहेगा। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ब्लेसनेस हैं, ये सारी चीजें वो एनर्जीज हैं। अगर आपकी बुद्धि तीव्र है, तीक्ष्ण है, तो इसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई हाउस है, कोई ना कोई प्लैनेट है जो इसके पीछे वर्क कर रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी एनर्जीज का, कुछ ऐसे हाउसेस का जो हमारी कुंडली में आते हैं, हमें पूर्व जन्म के फल मिलते हैं, अच्छे बुरे सब मिलते हैं।
ऐसा नहीं है, कहीं कहीं कुछ कुंडलियों में मैंने देखा है कि कुंडली इतनी खराब थी कि मतलब वो जातक की जिंदगी मृत्यु तुल थी। इससे बेहतर था कि वो मृत्यु को आलिंगन कर ले, लेकिन नहीं, उसके साथ में पूर्व जन्म की कुछ ऐसी अच्छी चीजें थी जो इस जन्म में आई, और उसने उस चीज का उसको नमन किया, और उसको इस जन्म में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी, और उसका जीवन शांति और सुखमय हो गया। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि वो एनर्जीज क्या है, जिसे हम कहते हैं ना फोकस। फोकस क्यों बोला गया है? लोग कहते हैं पढ़ाई में फोकस करो, पूजा में फोकस करो, इस चीज में फोकस करो, उस चीज में फोकस करो। वो इसीलिए बोला जाता है कि जब आपके अंदर फोकस करने की आदत आएगी तो आप वो हर एक चीज को फोकस कर पाएंगे कि ये चीज क्यों हुई। आप रीजन तलाशिए ना। आप ये देखिए कि अगर कोई चीज हुई है, उसमें अगर आपका एफर्ट्स है तो वेल एंड गुड है। अगर उसमें आपका एफर्ट ये देखिए ना कि अगर आपका एफर्ट है और उस एफर्ट से ज्यादा या एफर्ट से जल्दी चीज आपको मिल रही, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? लोग क्या कहते हैं, अरे ठीक है, हो गया, चलो हो गया, मिल गया। जैसे आजकल आप देखिए आईपीएल चल रहा है, लोग ड्रीम 11 और ब्ला ब्ला कई तरह की फैंटेसी ऐप का यूज करके अपना लक आजमा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आपके अंदर क्या वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप वो 11 प्लेयर को आप सिलेक्ट करें और वो चीज एग्जैक्ट आ जाए? नहीं, इसके पीछे भी एनर्जीज हैं, इसके पीछे भी प्लैनेट हैं जो आपका माइंड को इस तरीके से स्विच करेंगे एट द टाइम कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन से प्लैनेट आपने कौन से प्लेयर चुन लिए। लेकिन आप लोग करते हैं क्या है, आप वो क्रेडिट खुद को ले आते हैं कि यार मैंने ऐसा किया। और जब आप ये करते हैं तो उस माध्यम से आपने जो भी चीजें जीती हैं, आप यकीन मानिए वो सब नष्ट हो जाती हैं। कई लोग आपने देखे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति के थ्रू कई सारे अमाउंट जीते, कई सारे क्विज शो जीत करके उन्होंने कई सारा अमाउंट जीता, लॉटरी के माध्यम से अमाउंट जीता, स्टॉक मार्केट के माध्यम से अमाउंट जीता। जो सडन पैसा आ रहा है ना, ये लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे राहु केतु को बोल देते हैं। आप देखिए तो क्या राहु केतु उस चीज के रिस्पॉन्सिबल, राहु केतु कभी भी आपको कोई रिजल्ट देंगे सडन लेने का या सडन देने का, तो उस हाउस से रिलेटेड ही देंगे। आप जाके देखिए कि क्या धन जो है वो उस हाउस से रिलेट करता है या नहीं करता है। आपने किया, आपके लिए किसी ने, आपने क्रेडिट दिया किसी को, तो जो भी एनर्जी या जो भी चीज आपके साथ में है उसको वो चीज बुरी लगेगी ना, वो आपका साथ छोड़ के जाएगी। वो मैटर नहीं करता है कि वो आपके लिए बुरा करेगा, नहीं, लेकिन जैसे ही आपका साथ छोड़ेगा, आपकी चीजें अगर आपके साथ कोई अच्छी चीज है तो जाहिर सी बात है कि पीछे भी कुछ नेगेटिव चीजें होंगी, और जैसे ही वो अच्छी चीज हटेगी, आपकी कुंडली को, आपकी जिंदगी को वो नेगेटिव चीजें टेक ओवर कर लेंगी। क्या होगा नतीजा ये होगा, जो आपको सुख मिला था उस अच्छी एनर्जी के माध्यम से, अच्छे प्लैनेट के माध्यम से, वो सुख आपसे छीन लेंगे पहले इमीडिएट बेसिस पे। वो अच्छे रिश्ते आपसे छीन लेंगे इमीडिएट बेसिस पे। क्या होगा फिर? आपको मृत्यु तुल कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको मानसिक अशांति होगी, क्योंकि जब आप कोई चीज पाते हैं और उसका भोग किए बिना वो आपसे छीन जाती है, तो आपको क्या लगता है? आपको यही लगेगा ना, आपको किसी भी जातक के मन में यही भाव आएगा ना कि क्या था ऐसा जीवन, इससे बढ़िया तो था यही होता कि भगवान मुझे देते ही नहीं, या भगवान मुझे दिखाते ही नहीं, या भगवान ऐसा करते ही नहीं। उस समय हम भगवान को दोषी मानते हैं। फिर क्या होता है? फिर जो अच्छी चीजें एक्टिव और होनी है, भगवान आपके लिए अच्छा बुरा नहीं करेंगे, भगवान एक माध्यम है, भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे। ये आपको आके खुद नहीं बताएंगे कि बेटा कल तुम्हें ये करना है और आज तुम्हें ये करना है, अभी तुम्हें ये चुनना है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करेंगे इनडायरेक्ट वे में, हिंट देंगे आपको। वो हिंट आपको समझना है या नहीं समझना है, वो समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, ये प्लैनेट की पोजीशन डिसाइड करेगी, वो प्लैनेट कितना बली है ये डिसाइड करेगा। वो हाउस, वो जो उनका साइन है, वो जो उनका हिंट है, वो जिस हाउस से रिलेट करता है वो हाउस एक्टिव है या नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जो चीज आपकी अच्छी है वो चीज कंटिन्यू बनी रहे, उस चीज के प्रति सतर्क रहिए। और जो चीज आपकी खराब, जिससे आपको मानसिक अशांति हो रही, जिससे आपको पीड़ा हो रही है, आप देखिए उस चीज को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन सा प्लैनेट चैनलाइज कर रहा है, कौन सा हाउस चैनलाइज कर रहा है, उस चीज को आप ठीक कीजिए। आप देखिएगा कि चीजें हो जाएंगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि चीजें आंखों के सामने होती हैं लेकिन वो होती नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है? ये फोकस है। आप एक चीज को ज्यूम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये चीज हो रही है, क्या है? ये फोकस बढ़ा रहा है। जब आप फोकस बढ़ाते हैं तो उस चीज से रिलेटेड आपके पास में कोई भी चीज आती है तो आप उस पर ध्यान देते हैं। आज आपने मन बना लिया है कि आज आपको एक कार लेनी है, तो आप रोड पे निकलती हुई हर एक कार को देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गया है कि आप एक बार एक कार सर्च करेंगे तो आपको जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो शॉपिंग ऐप हो या फिर आपका सोशल मीडिया हो, आपको वो कार दिखाई देगी, डिफरेंट कारें दिखाई देंगी। ऐसा क्यों होता है? सोशल मीडिया नहीं था तब क्या था?
तब भी तो कारें निकलती थी, तब आप ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको वो लेनी नहीं थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं, और जब आप ये जान जाते हैं जो तकलीफ देनी है उसको छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा सकता, उनके साथ चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता। अगर चला जा सकता है तो आप चलिए और उसको ठीक कीजिए। ठीक करने के दो ही तरीके हैं, बात कीजिए, समझाइए, या फिर समर्पण कीजिए। और नहीं अगर दोनों कर सकते हैं तो उसको छोड़िए, त्यागिए। और अब ये टटोलिए कि उसको छोड़ने में आपको तकलीफ तो नहीं है। अगर आपको तकलीफ आ रही है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उसको छोड़ना नहीं है, समस्या का हल समर्पण है। और जब आप समर्पण करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये नहीं है कि आपने तकलीफ झेल ली और आपने समर्पण नहीं किया और आपने ये जिंदगी काट ली, आपने सोचा कि हमने झेल लिया, हमने कष्ट झेले हैं, हमने ये बहुत सहा है। नहीं, वो अगले बर्थ में फिर से चैनलाइज होगी, क्योंकि वो भोग है आपका। आपको ये समझना होगा क्यों हो रहा है ऐसा। जब आप ये चीज समझते हैं, हाउस को समझते हैं, किसी प्लानिट की डेस्टिनी को समझते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाता है। तो यहाँ पे एर्थ हाउस, अगर आपका एर्थ हाउस में बैठे शुक्रदेव मारक हो जाते हैं, मारक हो जाएंगे तो यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, तंत्र मंत्र भ्रष्टाचार, इन सब से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्या करना चाहिए अपने एर्थ हाउस को एक्टिव रखने के लिए? आपको अपने घर में शुक्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको एर्थ हाउस के बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। एर्थ हाउस में बैठे शुक्रदेव जब अपनी सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति, आपकी वाणी, आपके पिता से संबंध, आपके परिवार में के आपके पैटर्नल रिश्ते अच्छे होंगे। वहीं अगर आपका एर्थ हाउस खराब रहेगा तो आप देखिएगा, क्योंकि जब वहां पे मारक ग्रह बैठेगा तो जहां वो बैठेगा और जहां वो देखेगा वो दोनों ही घर खराब करेगा। और जब वो योग कारक होगा तो वो जहां वो बैठेगा और जहां वो देखेगा वो दोनों घर अच्छे करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे एक प्लैनेट, एक हाउस हमारी पूरी 360 जिंदगी को पूरा 360 डिग्री चेंज कर सकता है। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका बोलचाल अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, आपका 4th हाउस अच्छा है जहां आपको भूमि भवन मकान मिल रहा है, आपका 5th हाउस अच्छा है जहां आपको संतान सुख मिल रहा है, प्रेम संबंध मिल रहे हैं, आपके रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन आपका 8th हाउस अति मारक होकर बैठा हुआ है, या तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे ही उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी वो आपको पटक देगी उठा के, जो भी चीजें होंगी वो छीन लेगी, जहां पे आपका मुंह लगा होगा वो उससे छीन लेगी। वो तब तक छीनती रहेगी जब तक आपको एहसास नहीं होगा। इसी को मृत्यु तुल्य कष्ट बोला गया है। आदमी जिद में आ जाता है, छोड़ता नहीं है चीजों को। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि भाई कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखा आपने कैसे शुक्रदेव विभिन्न भावों के माध्यम से हमें कैसे विभिन्न प्रकार के संदेश देते हैं, और हमको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो कौन से उपाय हैं जिसको करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जी हाँ, ये जो उपाय है यही उनके संदेश हैं, वही एक डायरेक्शन है जहां पे वो आपको चैनलाइज करना चाहते हैं, जहां पे आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सरल भाषा में समझा सकूं। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी जातक या जातिका को हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, या किसी हाउस का रिजल्ट समझ में नहीं आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन किंचित मात्र भी, तो आप मुझे कमेंट या मेल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि शुक्र देव जो कि हमारे इस कुंडली के ईस्ट बनते हैं वो डिग्री वाइज बली होने चाहिए, वो पीड़ित ना हो। दूसरी चीज, हमारे लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, वो 6, 8, 12 में ना बैठे हों, और वो भी डिग्री वाइज बली हों, क्योंकि लग्नेश का डिग्री वाइज बली होना अति आवश्यक है। वही हमारे कुंडली के किंग है, राजा हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। थैंक यू।